सो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द साइकोएक्टिव सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर। ये जो हमारी यूनिट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो, सब्सटेंस और ड्रग क्या है? अ थिंग विच इज़ पोटेंशियली अब्यूज़। साइकोएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? माइंड के फंक्शंस के साथ वो इंटरफेयर करते हैं, जो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ड्रग्स जो हमारे माइंड के फंक्शंस के साथ इंटरफेयर करते हैं उसको हम साइकोएक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। एक्यूट इंटॉक्सिकेशन में क्या होता है? जैसे देखो, कोई भी एक लड़का है 18 to 20 ईयर्स ऑफ एज, एंड देन उसने फर्स्ट टाइम उसने ड्रग का यूज़ किया, ठीक है, एक्सेसिव डोज ली, क्या हुआ? फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स अपीयर्स होंगे, ठीक है, ये होता है इसमें। अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, इसमें क्या है? एपिसोडिक ड्रिंकिंग, हैबिचुअल ड्रिंकिंग आएगी, उसके बाद अल्कोहल एडिक्शन हो जाएगा, अल्कोहल डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाएगा, इसके बाद क्या है? टॉलरेंस, फिर वही देखो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, ड्रग की मात्रा को लगातार बढ़ाना, मतलब किसमें क्या है? वो डोज बढ़ाता रहता है वो ड्रग की, इसमें ये होता है, ठीक है, रोज का रोज। विड्रॉल स्टेट क्या होती है? किसी भी ड्रग, किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी दवाई के रोक देने के बाद आने वाले सिम्टम्स की, ठीक है, कोई पर्सन है वो डेली अल्कोहल ले रहा है या डेली वो ड्रग ले रहा है, एंड देन सडनली आपने किसी विड्रॉल कर दिया उन चीज़ों से, उसके बाद क्या सिम्टम्स आ रहे हैं उसको मतलब बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। अब देखो, सब्सटेंस या ड्रग टॉलरेंस, द पर्सन रेगुलरली इंक्रीज द डोज ऑफ साइकोएक्टिव सब्सटेंस टू एंजॉय द previous psychiatric effect. Withdrawal state, it is the state which has been developed after abrupt withdrawal from psychoactive substance. देखो, सब्सटेंस टॉलरेंस में क्या है कि जो पर्सन है ना वो रेगुलरली टाइम टू टाइम अपने डोज को मतलब वो इंक्रीज करता जाता है अपने हिसाब से, जिस हिसाब से उसको इन्जॉय, आज जैसे मतलब 100 ml ली, बट कुछ टाइम बाद उसको उसमें मज़ा नहीं आ रहा, उसको मतलब अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उस डोज को और बढ़ा देगा, 200 कर देगा, अगले दिन 300 400, तो वो अपनी डोज को रेगुलरली इंक्रीज अपने हिसाब से एडजस्ट करके बढ़ाता रहता है। सब्सटेंस टॉलरेंस के अंदर ये है। विड्रॉल स्टेट में बात करें तो वो इसमें क्या होता है कि एकदम से विड्रॉल छोड़ देना इन अल्कोहल को या किसी भी सब्सटेंस को, फिर उसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं उसको बोलते हैं हम विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। इसके बाद क्या है? डिपेंडेंसी डिपेंडेंट सिंड्रोम, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। डिपेंडेंसी डिपेंडेंट सिंड्रोम की बात करें तो जो इसका अब्यूज़ है वो क्या है? पैथोलॉजिकल यूज़ ऑफ एनी ड्रग, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर की बात करें हम, तो इसके जो रिस्क फैक्टर हैं इनके वो ये है कि लेट टीन एज 18 to 30 ईयर्स, फैमिली हिस्ट्री हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री में क्या है? जेनेटिक, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है उसका भी एक होता है। कई लोगों की फैमिली में मतलब बच्चा देखता है कि उसके घर में उसके मतलब ग्रैंडफादर, उसके फादर, उसका भाई ये सब ड्रिंक करते हैं, तो वो भी वैसा ही सीखता है, उसको अपने एनवायरनमेंट के जैसे ही वो भी मतलब जैसा वो देखता है तो वो भी वही चीज़ करने लग जाता है। तो ये फैमिली हिस्ट्री ये सब था। ऑक्यूपेशनल फैक्टर्स, कुछ ऑक्यूपेशंस भी ऐसे होते हैं। यूथ कल्चर, फार्माकोलॉजिकल यूज़, सिरप के उसमें मतलब यूज़ होता था इसका। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सब थे इसके रिस्क फैक्टर एंड कॉजेज़, ठीक है। अब साइकोएक्टिव सब्सटेंस, मैंने भी आपको बताया था कि जो साइकोएक्टिव सब्सटेंस हैं वो होते हैं जो पर्सन उसको ले रहा है उसके ब्रेन में मतलब उसके मेंटल फंक्शनिंग में इंटरफेयर करता है साइकोएक्टिव सब्सटेंस। अब साइकोएक्टिव सब्सटेंस होते कौन कौन से हैं उसका क्लासिफिकेशन हम अब पढ़ेंगे। तो जिसमें आते हैं CNS डिप्रेसेंट आते हैं, CNS स्टिमुलेंट्स आते हैं, हेलुसिनेटरी ड्रग्स आते हैं, ठीक है, ये सब होते हैं। ठीक है, ये तो था इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अब जिसमें क्या आता है CNS डिप्रेसेंट में क्या होता है? अल्कोहल, एंजियोलाइटिक, सिडेटिव्स, कॉमनली अब्यूज सब्सटेंस होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टिमुलेंट्स की, CNS स्टिमुलेंट्स जिसके अंदर आते हैं ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये रहे कोकीन, निकोटिन, कैफीन, एम्फेटामाइन, ये हो गए ये स्टिमुलेंट में। एंड हेलुसिनेटरी ड्रग जो होते हैं उसमें क्या होता है? हेलुसिनेशन कॉज होता है। एंड द मोस्ट कॉमन जो हेलुसिनेशन है वो क्या है? विजुअल हेलुसिनेशन कॉज होता है इसमें, ठीक है, ओके। इसके बाद हम ओपियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स, ये ओपियोइड्स जो थे, ओपियम, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये था पॉपी प्लांट से, पेपाविर सैमनीफेरम साइंटिफिक नेम है इसका, ठीक है। अब देखो जो ये ओपियम है ना एंड इट्स डेरिवेटिव थेराप्यूटिक यूजेस ड्रग्स, जिसमें आता है मॉर्फिन, ये मॉर्फिन, ठीक है, ये क्या है? एनाल्जेसिक है, ओके। कोडिन कफ के लिए, लोप्रामाइड एंटी डायरियल ड्रग, ये सब थे, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें
एब्यूजिव सब्सटेंस, नॉन थेराप्यूटिक ड्रग्स, अफीम, डोडा, ठीक है, अमल, ओपियोइड्स, हीरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक, जंग, हाईली एब्यूजिव सब्सटेंस। ये देखो सबसे ज़्यादा हाईली एब्यूजिव सब्सटेंस जो है वो हीरोइन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे एक्शन ऑफ ओपियोइड्स। अभी जो ओपियोइड्स हैं इनका एक्शन क्या है? CNS डिप्रेसेंट, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट, BP, हार्ट रेट, कूल स्किन कर देता है और रेस्पिरेशन, BP, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है, एंजाइटी को कम कर देता है, यूफोरिया होता है, मसल को रिलैक्स कर देता है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स होते हैं, GIT मूवमेंट को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। इसके बाद है ओपियोइड डिपेंडेंट सिंड्रोम, पूरी तरह डिपेंड, दे आर द हाईली एडिक्टिव सब्सटेंस। ओपियोइड डिपेंडेंट सिंड्रोम मतलब कि पूरी तरह डिपेंड हो जाना, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? ओपियम डिपेंडेंट सिंड्रोम है, उसका हम मैनेजमेंट की बात करें तो देखो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ विलिंगनेस इज द फर्स्ट प्रियोरिटी, टोटल एब्सटिनेंस इज द बेस्ट वे, ओके। इसके बाद है दूसरा है हॉस्पिटलाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ड्यूरिंग दिस स्टेज विड्रॉल स्टेट आती है जिसमें विड्रॉल सिम्टम्स अपीयर्स होते हैं कब? लास्ट डोज के 24 आवर्स, मतलब जैसे आपने लास्ट डोज ली है 24 आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज के 24 घंटे बाद अराइज होते हैं विड्रॉल सिम्टम्स, और ये पीक लेवल पे कब पहुंचते हैं? एट द 72 आवर्स पे, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो विड्रॉल सिम्टम्स आर, अब इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं ना विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? वो ये है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एंजाइटी, इंसोम्निया, ट्रिमर्स, जॉइंट पेन, बैक हैक, हेडेक, डायरिया, इंक्रीज हार्ट रेट, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हाइपरटेंशन, पायरेक्सिया, राइनोरिया, लैक्रिमेशन एंड एक्सेसिव स्लाइवेशन, ठीक है। ये थे विड्रॉल सिम्टम्स, ये आपको दिख रहे हैं, ये पूरे ये जो स्क्रीन पे हैं ये विड्रॉल सिम्टम्स हैं इसमें ये सारे। देन इसके बाद मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, मैनेजमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम, तो जो इंजेक्शन देंगे क्या है? D5RL IV के थ्रू, ठीक है, फ्लूइड लेवल को बढ़ा देंगे, रेंटैक, रेगलैन, पेंटा एसिड, DSR, ठीक है, लोराजिपाम देंगे फॉर स्लीपिंग, ठीक है, डाइक्लोफेनिक देंगे, PCM देंगे, ये सब थे इसके। ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें तो क्लोनिडीन होती है इसमें ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है, ये आपको दिख रहा है 7 स्टार्स स्क्रीन पे लिखे हैं। क्लोनिडीन जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है, और ये सारे हैं आपके। इसके बाद हम बात करें तो मैं ऐसे ना देखो शॉर्ट में थोड़ा बता रही हूँ क्योंकि बहुत लेंदी है, ये बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको बस ऐसे ऊपर से इसको समझो, पढ़ो, एंड देन इसके बाद आप इसको खुद से जब पढ़ोगे तो आपको ये वो और भी अच्छे से लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये सब थे इसमें। और क्या है? हम फैमिली थेरेपी, हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो दूसरा क्या है? फैमिली थेरेपी दे सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक, ऑक्यूपेशनल टेक्निक्स थेरेपी दे सकते हैं, सेल्फ मोटिवेशनल स्किल्स प्रोवाइड करनी होती है, ओपियोइड एनोनिमस, ठीक है, नार्कोटिक एनोनिमस जो हम बोलते हैं। तीसरा है रिहैबिलिटेशन, फैमिली थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी एंड फॉलो अप द केयर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ओपियोइड पॉइजनिंग के बारे में, ठीक है, पॉइजनिंग। तो ओपियोइड पॉइजनिंग अगर आपको हो गई है तो क्या है? इसमें नेलोक्सोन और नाल्ट्रेक्सोन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टिमुलेंट्स, CNS स्टिमुलेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन में जो पढ़ा था ये वही है, ठीक है, जिसके अंदर थे क्या? कोकीन, एम्फिटामाइंस, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये कोकीन, एम्फिटामाइन, मिथाइल फेनिडेट, ये सब थे इसमें। थेराप्यूटिक यूज़ इसका जो है वो क्या है? ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन, ठीक है, इसके लिए होता है। इफ़ेक्ट ऑफ स्टिमुलेंट्स, अगर हम अब इसमें बात करते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेंट, जो CNS स्टिमुलेंट्स हैं उनके इफेक्ट्स क्या हैं? तो वाइटल साइंस को इंक्रीज कर देगा एंड मोर टॉकेटिव, इंक्रीज कॉन्फिडेंट, स्लीप डिक्रीज, मोर अवेकनिंग, एक्टिवनेस, लेस एपेटाइट, इट मे कॉज हेलुसिनेशन, ये सब, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हेलुसिनेटरी ड्रग्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो आते हैं कैनाबिस, ठीक है, और आर्टिफिशियल सिंथेटिक वाले ड्रग जिसके अंदर आते हैं LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइइथैलेमाइड, ठीक है। कैनाबिस में आते हैं भांग, गांजा, चरस, कैनाबिस के अंदर आते हैं। LSD, लाइसर्जिक एसिड, डाइइथामाइन के बारे में अगर हम बात करें तो ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, विजुअल हेलुसिनेशन को कॉज करता है ये LSD, ठीक है। अब इसमें है CNS डिप्रेसेंट, जिसमें दो हैं क्या? एंजियोलाइटिक और सिडेटिव्स, एंड दूसरी साइड आपको दिख रहा है अल्कोहल, ठीक है, CNS डिप्रेसेंट है।
अब हम क्या बात करते हैं अल्कोहलिज्म, अल्कोहल अब्यूज़ डिसऑर्डर, अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम के बारे में हम पढ़ेंगे। अल्कोहल डिपेंडेंट सिंड्रोम जिसमें क्या है अल्कोहल, एथेनॉल, इथाइल अल्कोहल। डेफिनेशन की बात करें तो क्या है रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल को लेना, ठीक है। फिजिकल और मेंटली डिपेंडेंट हो जाएगा अल्कोहल के ऊपर। टॉलरेंस प्रोड्यूस होंगे एंड विड्रॉल सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। ये थी इसकी डेफिनेशन की बात करें तो। रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो फैमिली हिस्ट्री, ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री, यूथ कल्चर, फार्माकोलॉजिकल यूज एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे, ठीक है। ये इटियोलॉजी थी इसकी। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो स्लर्ड स्पीच, लड़खड़ाता है थोड़ा बोलने में, तोतलाता है वो इस टाइप में, ठीक है। इन कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट। इसके बाद है स्लीपीनेस, मेमोरी डेफिशिट होते हैं, हैंगओवर होता है, हैंगओवर पता ही होगा सबको, बताने की जरूरत है नहीं। क्रेविंग, अवॉइड सोशल फंक्शनिंग, अटेंशन डेफिशिएट, ये सब थे क्लिनिकल फीचर्स अल्कोहल उसके। कॉम्प्लिकेशन, अब हम बात करते हैं ना कॉम्प्लिकेशन की। अगर हम बात करें लंबे समय तक अल्कोहल लेने के बाद जो होता है वो क्या है फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इसमें आ सकते हैं। फिजिकल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हमारे पैनक्रियाज, लीवर और ये सब अफेक्ट होते हैं, जैसे लीवर सिरोसिस हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, पैनक्रियाज में। और कुछ भी ऐसे गैस्ट्रिक, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो सकती है, और ठीक है। और इसके बाद अगर हम सोशल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या होता है पैथोजेनिक फैमिली पैटर्न, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, डाइवोर्स, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन से ज़्यादा अल्कोहल लेने के, ठीक है। डाइवोर्स के चांसेस बहुत रहते हैं। साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो डिलीरियम ट्रिमेंस, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस होता है पर्सन को। अल्कोहलिक फिट्स आते हैं, ठीक है, आफ्टर द एक्सेसिव कंजप्शन, जब ज़्यादा एक्सेसिव कंजप्शन कर लेता है अल्कोहल को, फिर उसके 24 to 48 आवर्स बाद उसको बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक ऐसे फिट्स आते हैं, ठीक है। अल्कोहलिक हेलुसिनेशन जो होता है, विजुअल हेलुसिनेशन होता है, ठीक है। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी होती है जिसमें थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, ओके। इसको ट्रीट करने के लिए हमें थायमिन प्रोवाइड करना पड़ता है, ओके। इसके बाद है कॉर्शॉफ सिंड्रोम टू मेमोरी डेफिशिट, ठीक है। कन्फैबुलेशन, मिस्टेकन आइडेंटिटी, सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया, ये सब इसमें था, ठीक है। आल्सो नोन एज एमनेस्टिक सिंड्रोम्स, वर्निक कॉर्शॉफ सिंड्रोम, थायमिन डेफिशिएंसी, हमने ऊपर भी पढ़ा था, बताया था मैंने आपको। इसके बाद है डायग्नोस्टिक मेजर्स की अगर हम बात करें इसकी, ठीक है। इसके बाद हम क्या डायग्नोस्टिक मेजर्स की हम बात कर रहे थे, तो जो हमारे डायग्नोस्टिक मेजर्स है उसमें हम क्या हिस्ट्री लेंगे पेशेंट से और उसके फैमिली मेम्बर से, ठीक है। अब एक देखो ये आपको स्क्रीन में दिख रहा है क्या है 80 to 100 mg, इतनी परसेंटेज अगर अल्कोहल ब्लड में है, मतलब देखी पाई जा रही है, तो क्या लीगल लिमिट फॉर ड्राइविंग, ये एक लीगल लिमिट डिसाइड करेगी ये ड्राइविंग के लिए, ठीक है। आप इतने में आप ड्राइविंग कर सकते हो, ठीक है। मोर देन 100 mg है तो इंटॉक्सिकेशन के अंदर आता है, एंड मोर देन 400 mg है तो डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। जीजीटी, गामा ग्लूटाइल ट्रांसफरेज, अल्कोहल मार्कर होता है ये, ठीक है। इसके बाद हम मैनेजमेंट की बात करते हैं। इसमें भी पहले हमने ओपियोइड का जो पढ़ा था और अब हम अल्कोहल का जो हम पढ़ रहे हैं। मैनेजमेंट पहला सेल्फ मोटिवेशन, जब वो खुद से जब तक नहीं सोचेगा वो तब तक नहीं छोड़ पाएगा, तो खुद से सोचेगा पहले वो, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशन, हॉस्पिटलाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, विड्रॉल सिम्टम्स, जैसे ही उसने मतलब कि लास्ट डोज के 24 घंटे बाद विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं तो क्या होता है एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस, हाइपरटेंशन, टैकिपनिया, एंजाइटी इंक्रीज, इंसोमनिया, कन्वर्जन्स, ट्रिमर्स होंगे, क्रेविंग होगी, ये सारे क्या है विड्रॉल सिम्टम्स थे हमारे, ठीक है। और क्या है ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, विड्रॉल सिम्टम्स ये हो रहे हैं जो मैनेजमेंट ऑफ है ना, वही D5-RL IV के थ्रू, पेंटाप्रोजोल देंगे, रेंटेक, रेगलेन, ऑन्डास्टिरोन देंगे, लिब्रियम देंगे, ठीक है, प्रोप्रेनॉल देंगे, थाइमिन देंगे, लोराजिपाम देंगे 2 mg, ये सारे उसके टैबलेट्स थी। फैमिली थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अल्कोहल एनोनिमस देंगे ग्रुप थेरेपी में, ठीक है। सेल्फ मोटिवेशनल स्किल, ये तो हर एक में सबसे पहला रोल आई थिंक यही है कि जब तक खुद से नहीं सोचेगा तब तक वो नहीं छोड़ पाएगा, तो खुद से सोचेगा तभी वो सारे ये सब छोड़ पाएगा, और वो मतलब जो भी है सेल्फ मोटिवेशन स्किल। इसके बाद रिलैक्सेशन टेक्निक की बात करते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, एवर्जन थेरेपी, एंटी अब्यूज थेरेपी, ठीक है। थर्ड इज रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो एंड में होता है, ठीक है। इसके बाद ये सारी फिर ज़्यादा और हाई लेवल का हो गया, ये हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ एग्जाम्स में रिपीट नहीं हो रखा है,
तो देखो ये जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया, सबसे पहले मैंने ईसीटी आपको डिस्कस किया था, देन इसके बाद मैंने डिस्कस किया आपको क्राइसिस इंटरवेंशन डिस्कस किया मैंने, ठीक है। इसके बाद था साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर के बारे में डिस्कस किया। ये तीनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इन तीनों में से ना क्वेश्चंस आने ही आने हैं, हर साल आते हैं। और हमारे टाइम पे अब जब हम एग्ज़ाम देंगे थर्ड ईयर के, तो इसमें भी मैक्सिमम मतलब पूरे चांसेस हैं कि आएगा ही आएगा, या तो ईसीटी आ जाएगा या फिर क्राइसिस इंटरवेंशन आ जाएगा, हो सकता है ये दोनों ही आ जाए, या फिर साइको एक्टिव सब्सटेंस वाला है उसमें से ओपियोइड्स का भी आ सकता है, अल्कोहल का भी आ सकता है। ये दो ही मोस्टली पूछे जाते हैं, ये दो हैं ही इसमें, और यही दोनों ही रिपीट ऐसे होते रहते हैं इसमें, ठीक है। या फिर पूरा डिटेल में ऐसा एक शॉर्ट नोट की तरह लिखा हुआ जाएगा पूरा एकदम, उसमें आपको पूरा ही आपको डिटेल में समझाना पड़ेगा, मतलब लिखना पड़ेगा कि एक्सप्लेन शॉर्ट नोट ऑन साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर, तो उसमें ओपियोइड अल्कोहल दोनों को ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सब था, एंड ये तीनों ही थे। अल्कोहल वाला थोड़ा, ये जो सब्सटेंस अब्यूज़ है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मुझे भी बहुत ये लगता है, बट 1 2 3 4 बार जब आप इसको पढ़ लोगे ना तो ये बहुत इजी है, बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो ये 3 जो थे हमारे, ये आज के हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्राइसिस इंटरवेंशन कंप्लीट मैंने आपको करा दिया है, एंड ईसीटी कंप्लीट करा दिया है मैंने, और साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर मैंने कंप्लीट करा दिया है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और बाकी इसको एक बार इस वीडियो को देखने के बाद जब इस चीज़ को आप खुद से एक बार पढ़ोगे ना, तो ये फिर आपको बहुत अच्छे से हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो खुद से इस लेक्चर को देखने, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से ज़रूर पढ़िए इन तीनों चीज़ों को, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से आना ही आना है, हो सकता है इन तीनों में से ही मिल जाए क्राइसिस इंटरवेंशन, क्योंकि ये तीनों अलग अलग यूनिट से हैं, इसलिए मे भी तीनों मिल सकते हैं अब हमें पेपर में। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। एंड आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू।